गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम प्रमुख स्थल रूपों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पर्वतों के बारे में अध्ययन किया और पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुछ चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की और एक दो चीज़ें और जो शेष बची है, इस प्रकार के जो एक दो स्थल रूप जो बचे हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पश्चात हम पठार के बारे में चर्चा करेंगे कि पठार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र का, जिसमें हम प्रमुख स्थल रूपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं पर्वतों के कुछ अन्य प्रकार या पर्वतों के कुछ अन्य रूप जो हमने कुछ पहले देखे और कुछ अभी देखते हैं। तो उसके बाद में होता है पर्वत वर्ग या माउंटेन ग्रुप। तो पर्वत वर्ग एक्चुअली क्या होता है, कई पर्वतों का समूह होता है, यानी कई पर्वत मिलकर के एक पर्वत वर्ग का निर्माण करते हैं, लेकिन ये लगभग होते एक युग के पर्वत हैं। उसके पश्चात में एकाकी पर्वत या आइसोलेटेड माउंटेन। तो एकाकी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी क्रिया तथा अपर्दन की क्रिया से एकाकी पर्वत बनते हैं। ये भूतल पर बिखरे हुए मिलते हैं। एकाकी पर्वत यानी उसके आसपास में कोई और पर्वत नहीं होता, आइसोलेट होता है वो एक तरीके से। और आइसोलेट पर्वत या एकाकी पर्वत का निर्माण वहीं हो सकता है जहाँ कोई ज्वालामुखी वगैरह का उद्भेदन हो, अथवा संग्रहित पर्वत का निर्माण हो जाए किसी इमानी के द्वारा लाए गए पदार्थ से या नदी के द्वारा इकट्ठा किए गए इमोड से, जो नदी मलबा लेकर के आती है, अपरदित पदार्थ है, उसके द्वारा। तो चूँकि ये पर्वतों से ये अलग आइसोलेट होते हैं, इसलिए पर्वतों से इनका कोई संबंध नहीं होता, ये अलग ही बनते हैं अपने आप में। ज्वालामुखी का उद्भेदन जैसे किसी क्षेत्र में हो गया तो वो आइसोलेट अलग से ही एक पर्वत दिखेगा। तो इस प्रकार से ये होता है पर्वत एकाकी पर्वत। उसके पश्चात है पर्वत शिखर। तो पर्वत शिखर जो है उसको बोलते हैं माउंटेन पीक। माउंटेन पीक यानी पर्वत का सबसे ऊंचा भाग। तो ये पर्वतों के उच्चतम बिंदुओं में से कोई एक पर्वत शिखर होता है, जैसे माउंट आबू यानी उच्चतम बिंदु होता है, उसी को हम पर्वत शिखर या पर्वत ये माउंटेन पीक के नाम से हम जानते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा स्थल रूप है पठार। पठार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पठार भी द्वितीय श्रेणी के भू आकारों में शामिल किया जाता है। जैसे हमने प्रारंभ में 3 श्रेणियों के भू आकार बताए थे। प्रथम श्रेणी में महाद्वीप और महासागरों को शामिल किया जाता है। इसी प्रकार द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार और मैदानों को शामिल किया जाता है। और तृतीय श्रेणी में घाटी, डेल्टा अथवा अपर्दन जनित मैदान जो है वो तृतीय श्रेणी में शामिल किया जाता है। यानी द्वितीय श्रेणी के जो भू आकार हैं ये अंतर्जात बल के द्वारा बनते हैं। बलों के बारे में अध्ययन किया था हमने। बल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्जात और एक बहिर्जात। तो अंतर्जात बल के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं उनको हम द्वितीय श्रेणी के भू आकार कहते हैं, और जो बहिर्जात बल के द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं उनको हम तृतीय श्रेणी के भू आकारों के नाम से संबोधित करते हैं। तो अभी हम अंतर्जात बल द्वारा निर्मित स्थल रूप पठार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए, पठार जो है वो एक तो फ्लैट होता है, यानी अपने आसपास के धरातल से एकदम ऊपर उठा हुआ होता है, लेकिन फ्लैट होता है। अब अपने आसपास के धरातल से एकदम ऊपर उठा हुआ तो पर्वत भी होता है और पठार भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि पर्वत ऊपर से नुकीला होता है, यानी ऊपर की ओर संकरा होता जाता है, और पठार जो है वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर से नुकीला होता जाए, लेकिन ऊपर से सपाट होगा, वो ऊपर से फ्लैट दिखेगा, टेबल के आकार का होगा। तो इस प्रकार की स्थलाकृति को हम पठार के अंतर्गत शामिल करते हैं। लगभग भूतल के 18% भाग पर पठार हैं, और पठारों की समुद्र तल से सामान्यतः ऊंचाई 200 मीटर के लगभग होती है, लेकिन कई पठार जो है वो बहुत ऊंचे भी हो सकते हैं। जैसे तिब्बत का पठार है वो 5000 मीटर ऊंचा भी है। तो इस प्रकार से हो सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम पठारों का वर्गीकरण करें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लावा निर्मित पठार या हिमानीकृत पठार या वायुजनित पठार, गुंबदनुमा पठार, जलज पठार, समुद्र अथवा भूसनतियों में निरंतर जमा हुए तलछट से बनते हैं। ये जो जलज पठार होते हैं ना, ये अब इन सब के बारे में हम
थोड़ी चर्चा कर रहे हैं इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे इसमें सबसे पहले दिया हुआ है लावा निर्मित पठार। तो लावा निर्मित पठार का निर्माण, जैसे लावा का उद्भेदन ज्वालामुखी से होता है, तो ज्वालामुखी उद्भेदन जब कहीं पे होता है और ज्वालामुखी का लावा एक जगह इकट्ठा हो जाता है जमा होकर के और टेबल नुमा आकृति का निर्माण कर देता है, तो ऐसे लावा निर्मित पठार बन जाते हैं उससे, जिनको हम लावा निर्मित पठार के नाम से जानते हैं। दूसरे प्रकार का जो पठार है वो ईमानीकृत पठार है। तो ईमानीकृत यानी ईमानी अपने साथ में बहुत सारा पदार्थ को बहाकर लाती है, कंकड़ पत्थर इत्यादि को, जिनको हम इमोड के नाम से जानते हैं, और जब ये निरंतर संग्रहित होते हुए एक टेबल का आकार ले लेता है तो इससे एक पठार का निर्माण हो जाता है। तो यानी पठार सामान्यतः अंतर्जात बल के द्वारा ही बनते हैं, लेकिन कई बार बहिर्जात बल के द्वारा भी पठारों का निर्माण हो जाता है। और बहिर्जात बल के द्वारा जिन पठारों का निर्माण होता है उन्हें हम तृतीयक भू आकार की श्रेणी में शामिल करेंगे, तृतीय श्रेणी के भू आकारों में रखेंगे, न कि द्वितीय श्रेणी के भू आकारों में रखेंगे। इसके पश्चात जो गुंबद, ये जो वायुजनित पठार है, तो ये वायु की अपर्दन क्रिया के द्वारा बनता है। अपर्दन क्रिया के द्वारा कोई भाग समतल फ्लैट बन जाए तो पठार का निर्माण हो जाता है, या फिर कहीं से मिट्टी को उड़ा करके दूसरी नई जगह जमा करके भी ऐसी आकृति अगर पवन बना देती है तो उसको भी हम पठार की श्रेणी में रखते हैं, जैसे लोहेस का पठार है उत्तरी चीन में। तो इस प्रकार से ये पवन द्वारा निर्मित पठार होता है। इसी प्रकार गुंबदनुमा पठार है। गुंबदनुमा पठार एक्चुअली क्या है कि पठार का वास्तविक रूप यही होता है गुंबदनुमा पठार, क्योंकि ये अंतर्जात बल के द्वारा बनता है, और अंतर्जात बल जब अंदर से ज्वालामुखी लावा बाहर आने के प्रयास में और ऊपर कोई कठोर चट्टान आ जाने के कारण जब बाहर नहीं निकल पाता तो वो धरातल को गुंबदाकार शेप में ऊपर उठा देता है, और इस प्रकार से ऊपर उठे हुए भूभाग को हम गुंबदनुमा पठार के नाम से जानते हैं। अब स्थिति के आधार पर अगर पठारों का वर्गीकरण करें तो ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अंतर पर्वतीय पठार, यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार होता है उनको अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे तिब्बत के पठार को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। तिब्बत का पठार है, या और भी बहुत सारे हैं, जैसे एल्ब्रूज और जैग्रोस के मध्य का पठार है, और इसका ईरान का पठार है, और तिब्बत का पठार हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच में है। तो यानी दो पर्वतों के बीच में जो पठार स्थित होता है उसको हम अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। और पर्वतपदीय पठार यानी पर्वतों के तलहट्टी में जो पठार होता है उसको हम पर्वतपदीय पठार के नाम से जानते हैं। जैसे कई पिडमोंट मैदान है, जैसे ये उत्तरी अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है इसके पास में पिडमोंट है। पिडमोंट ये एक इसी प्रकार का पठार है जो पर्वतपदीय पठार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा महाद्वीपीय पठार यानी विस्तृत महाद्वीप के बीच में जो पठार बना हुआ होता है उसको महाद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। तो जैसे भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको एक तरीके से हम महाद्वीपीय पठार मान सकते हैं, क्योंकि इसके तीन और समुद्र जहाँ है वहाँ पहले समुद्र तटीय मैदान हैं और ये एक तरीके से बीच में ही आता है, तो इसको महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब जलवायु के आधार पर अगर पठारों का वर्गीकरण करें तो हम आर्द्र पठार, शुष्क पठार, हिममंडित पठार कर सकते हैं, क्योंकि जैसी जलवायु वहाँ पाई जाती है उसके आधार पर वैसा ही पठार हो जाता है। अगर जलवायु आर्द्र है तो वो आर्द्र जलवायु पठार या आर्द्र पठार की श्रेणी में आ जाएगा, और शुष्क जलवायु है तो शुष्क जलवायु वाला पठार या शुष्क पठार की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये जलवायु के हिसाब से मान सकते हैं हम। विकास की अवस्था के आधार पर पठार जो है वो नवीन पठार, प्रौढ़ पठार और वृद्ध पठार और पुनर्युवनित पठार, ये चार प्रकार हम कर सकते हैं। तो जो नवीन पठार है या युवा पठार है उसमें हम उस पठार को शामिल करते हैं जो हाल ही में बना है या जो बहुत ही नया पठार है, ऐसे पठार को नवीन पठार की श्रेणी में रखते हैं। और प्रौढ़ पठार जो है वो थोड़ा पुराना हो जाता है, यानी एक तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो उस पर अपर्दन वगैरह की क्रियाएं भी होनी प्रारंभ हो जाती है, थोड़ा उसका अपर्दन भी हो जाता है, उसके ऊपर कुछ घाटियाँ वगैरह भी बन जाती है, जलप्रपात वगैरह भी बन जाते हैं। तो ऐसे पठार को हम प्रौढ़ पठार की श्रेणी में रखते हैं।
तीसरा जो वृद्ध पठार है, ये यानी पठार की एक तरीके की जीर्ण अवस्था है, यानी पठार का लगभग अवशेष मात्र ही रह जाता है। बाकी पठार जो है वो अपर्दन की क्रिया के द्वारा या जैसे भी है ये एक तरीके से मैदान में विलीन हो जाता है या अपना रूप खो देता है। तो ऐसे पठार को हम जीर्ण पठार की श्रेणी में रखते हैं। और पुनर्युवनित पठार यानी कई बार क्या होता है, वृद्धावस्था को प्राप्त पठार में पुनर्युवन हो जाता है, यानी उसका पुनः उत्थान हो जाता है। उत्थान होने से पुनः वो पठार की शेप ले लेता है। ऐसे पठार को हम पुनर्युवनित पठार की श्रेणी में रखते हैं। अभी इसमें आगे है मैदान। तो मैदान जो है वो क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, बाकी हम इसका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। यानी मैदान जो है वो एक समतल भाग है और जिसका ढाल बहुत ही कम होता है, जो धरातल से एकदम ऊंचा उठा हुआ या ऐसा नहीं होता, बिल्कुल समतल भूभाग होता है। और बिल्कुल समतल का मतलब ये नहीं बिल्कुल ही समतल होता है, उसके बीच में छिटपुट थोड़े तीव्र ढाल भी पाए जा सकते हैं, या कोई नदियाँ वगैरह या घाटियाँ वगैरह भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के ऑल ओवर वो समतल होता है। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ढाल में परिवर्तन वगैरह नहीं आएगा। ऑल ओवर समतल अगर वो है और समुद्र तल से बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ नहीं है, तो हम ऐसे भूभाग को मैदान की श्रेणी में शामिल रखते हैं। अब मैदान दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान और दूसरे निक्षेपात्मक मैदान, यानी निक्षेपण क्रिया के द्वारा बने हुए मैदान। अपर्दन द्वारा निर्मित जो मैदान है वो विविध अपर्दनकारी कारकों की अपर्दन क्रिया के द्वारा बनते हैं, जैसे नदी है, पवन है, हिमानी है, काष्ठ स्थलाकृतियों के क्षेत्रों में जो भूमिगत जल की क्रिया होती है। तो यानी जब किसी अपर्दनकारी कारक के अपर्दन के द्वारा मैदान का निर्माण होता है, तो ऐसे मैदान को हम अपर्दनात्मक मैदान की श्रेणी में रखते हैं। यानी पर्वत है, पठार है, इनका निरंतर जब ये अपर्दनकारी कारक नदी, हिमानी वगैरह अपर्दन करते रहते हैं, तो अंततः ये मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे भूभाग जो है वो अपर्दनात्मक मैदान की श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं निक्षेपात्मक मैदान। निक्षेपात्मक मैदान का मतलब कि यही अपर्दनकारी कारक किन्हीं चट्टानों का अपर्दन करते हैं और आगे जब इनका गति कम हो जाती है या ढाल कम हो जाता है या किन्हीं कारणों से ये बहुत ज़्यादा जलोढ़ को आगे बहाकर नहीं ले जा सकते, तो ये अतिरिक्त जलोढ़ जो होता है या हिमोड होता है या जो भी अपने साथ बहाकर लाया हुआ पदार्थ होता है, मिट्टी होती है, उसको जमा करना प्रारंभ कर देते हैं और जमा करने के क्रम में मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे मैदानों को हम निक्षेपात्मक मैदान कहेंगे, क्योंकि इनका निर्माण निक्षेपण क्रिया के द्वारा होता है। तो यानी निक्षेपण क्रिया के द्वारा निर्मित मैदान है, उनको भी कई भागों में बांट सकते हैं। जलोढ़ या कांपिया मैदान जो कि नदियों के द्वारा बनते हैं, जैसे गंगा का मैदान है, ये जलोढ़ और कांपिया मैदान का उदाहरण है। और हिमानी के द्वारा जो मैदान बनता है, हिमोड मैदान जो होता है, वो हिमानी के द्वारा कंकड़ पत्थर के द्वारा बजरी जमा करने से इसका निर्माण होता है। तो ऐसे मैदान उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। लोएस मैदान, ये जो मिट्टी जो है वो हवा के साथ उड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर अन्यत्र जमा हो जाती है, तो इसे लोएस मैदान बनते हैं, जैसे उत्तरी चीन का लोएस का मैदान है। और लावा निर्मित मैदान है, कई बार मैदान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा लावा निर्मित निकलने से भी बनता है। तो इस प्रकार के मैदान जो है वो लावा निर्मित मैदान कहलाते हैं। झील निर्मित मैदान है, तो झील में जब लगातार कोई नदियां या छोटे छोटे नाले झील में डिपोजिशन करते रहते हैं, मिट्टी वगैरह अपने साथ में जो बहा कर लाते हैं वो झील के अंदर डालते रहते हैं, अंततः झील जब भर जाती है तो उसका मैदान का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे मैदान को झील निर्मित मैदान कहते हैं। अभी आगे है घाटियाँ, इनका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।